तो ये वीडियो केन्स वर्सेस डिक्सन टेक्नोलॉजी में होने वाली है और उनके फंडामेंटल्स और टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर हम बात करेंगे। मगर उससे पहले मैं आपके साथ कुछ फ्रेमवर्क्स शेयर करना चाहूँगा जिनका इस्तेमाल मैं करता हूँ इन्वेस्ट करने के लिए। हर एक नहीं, मगर वो जो यहाँ पर अप्लाई हो रही हैं। एक आता है मोनिश पॉबराई से। जब उन्होंने पूछा था वॉरेन बफेट या चार्ली मुंगर से, और वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगर ऐसे लोग हैं जो लोगों को, फ्रेंड सर्कल को और स्टॉक सर्कल को जिनमें वो इन्वेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए क्या करना होगा और अच्छे लोग से दोस्ती बनाने के लिए क्या करना होगा, जब मनीष पॉबराई ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, शायद से चार्ली ने या वॉरेन बफेट ने, कि एज्यूम यू आर इन अ पार्टी। आप उस पार्टी में 100 लोगों से मिलेंगे। 100 लोगों में 4 लोग ऐसे होंगे जो एकदम धूर्त होंगे, सांप की तरह। उनसे आप, वो तो एकदम क्लियर है कि वो धूर्त हैं। बाकी बचे 92 लोग ऐसे होंगे जो एवरेज होंगे, जहां हमको ये पता करना पड़ेगा उनके इन डेप्थ में जाकर कि वो कैसे हैं, अच्छे हैं, खराब हैं, लायक है, नालायक है। और बाकी बचे फिर 4 कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ही अच्छे होंगे। बात करते ही पता चल जाएगा कि वो कैसे हैं। आपको उनके पास जाना है, उनसे दोस्ती कर लेना है। बाकी 90 में और 4 में आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। बाकी 92 और 4 में आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो वो एक प्रोसेस है। स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए भी 90% स्टॉक्स देख के ही काटे जा सकते हैं। 4% तो इन्वेस्ट करने लायक ही नहीं है, और 4% ऐसे हैं जिनको देखकर ही इन्वेस्ट किया जा सकता है। इनफैक्ट इन रियल लाइफ ये रेशियो उससे बहुत कम है, 0.2% होगा। अज्यूमिंग वो 100 शेयर्स, वो 100 लोग एक अच्छे पार्टी का हिस्सा हैं। वॉरेन बफेट ने ही बुलाई है, लगाया है वो पार्टी को। हालांकि वॉरेन बफेट की पार्टी में सब अच्छे ही आएंगे। इन अज्यूम यू आर इन अ क्लब, अच्छे क्लब में, तो वहाँ पे ये रूल अप्लाई होगा। तो सेम अगर आप एक स्क्रीनर आप रन करते हैं, उसमें 100 कंपनीज हैं, तो 90 ऐसे होंगे जो देखकर ठीक है, ठीक भी नहीं है, करूं कि नहीं करूं, जिस पर इन डेप्थ और रिसर्च करना पड़ेगा, जिस पर एक एक्सेल चलाना पड़ेगा और ज्ञान लेना पड़ेगा, तब आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। 4 ऐसे होंगे जिसको देखते ही हटा दोगे। 4 ऐसे होंगे जिसको देखते ही इन्वेस्ट आप कर पाओगे। तो डिक्सन और केन्स अभी उस कंपनी में आते हैं जो 90 का हिस्सा है, 92 का हिस्सा है, जिसको देखकर करूं कि नहीं करूं ऐसा बता नहीं पाओगे। और उस पर उनका कहना है कि उनको छोड़ दो, क्यों टाइम पास करना है, क्यों इन डेप्थ में जाना है, क्यों माथा पच्ची करना है। तो फिर हम इन डेप्थ पे नहीं जाते, हम सिर्फ ओवर व्यू देखते हैं, बिजनेस नहीं, फंडामेंटल्स वाइज कि आगे और क्या हो सकता है, कितना गिर सकता है, मैं क्या कर रहा हूँ। और केन्स बेहतर है कि डिक्सन। इनफैक्ट केन्स को आप उस शेयर में ले सकते हैं जो बॉटम 4% है, धूर्त कंपनियों में, धूर्त लोगों में। एक और फ्रेमवर्क शेयर करूँ इसके बाद मैं आपको, बसंत महेश्वरी से आता है, और उनके पास कहाँ से आता है ये नहीं पता। मरना है तो बड़े डॉक्टर के हाथों। एज्यूम यू हैव कैंसर स्टेज 3, जहाँ से भी ये इनरिवर्सिबल हो जाता है, और आपको मरना है, तो आप किसके पास इलाज कराएंगे, किसके पास ज़्यादा दिन जीने का विश रखेंगे। जितना आपके पास पैसा है उसके हिसाब से जो सबसे बड़ा डॉक्टर है उसके पास। तो मरना है तो बड़े डॉक्टर के हाथों। तो इसमें बड़ा डॉक्टर कौन है, केन्स की डिक्सन? आंसर है डिक्सन। वही जानना है क्यों, कैसे और आगे क्या हो सकता है। तो डिक्सन और केन्स का बेसिक फंडामेंटल ओवरव्यू अगर आप ले लो, डिक्सन 48 के पी में है, केन्स 60 के पी में है। अभी केन्स का आरओई 4 टाइम्स कम है, 3 टाइम्स कम है डिक्सन से, 3 टाइम्स। यानी अगर जिस दिन ये डिविडेंड बांटने में आए वो 3 टाइम्स ज़्यादा होगा। आपको अपने रिटर्न 100 रुपये लगाने में 3 टाइम्स ज़्यादा रिटर्न आएगा डिक्सन में, अगर ग्रोथ नहीं किया तो। अब उसके बाद अगर ग्रोथ किया तो आप इनके ग्रोथ में आ जाए। डिक्सन का ग्रोथ
60% का रहा है, 1% का हिस्सा रहा है, इसका 90 का रहा है, जो अभी 60 हो गया है। और ये आगे जाकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करने वाले हैं, जैसे ऑप्टो सेमीकंडक्टर चिप्स और भी बड़े बड़े, जो बुल मार्केट का फ्रेंजी वाला नाम होता है, उससे अपने कंपनी का प्रमोशन कराते हैं, पीआर कराते हैं, अपने वैल्यूएशन को बढ़ाना चाहते हैं ताकि ये महंगे में अपने शेयर बेच पाएँ, जो इसका प्रमोटर बेचता आ रहा है। जो भी मैनेजमेंट ग्रुप है वो थोड़ा अच्छा नहीं है, इसी कारण से ऐसा करता है। अब बात रही ये, अब जो सबसे मेन चीज़ है मैनेजमेंट इंटीग्रिटी का, कॉम्पिटेंस में भी डिक्सन जीता, इंटीग्रिटी में ही बात कर लें। कार्यक्षमता में तो डिक्सन ठीक है, लोगों के गुडविल में आ जाए इनके प्रमोटर के, तो आप केन्स का देख लें और डिक्सन का देख लें। केन्स जितना प्रॉफिट करती है, नीचे में प्रॉफिट का नंबर है, और ये अकाउंट में कितना कैश आता है उसका नंबर है, ऑपरेशन से, काम करने से। तो प्रॉफिट होता है 400 करोड़ का, अकाउंट से जाता है 82 करोड़, प्रॉफिट होता है 270 करोड़ का, अकाउंट से आता है सिर्फ 70 करोड़, 171 करोड़ का प्रॉफिट, 42 करोड़ का माइनस। ये क्या है? ये एक छलावा है, अकाउंटिंग फजिंग कर रहे हैं लोग, पैसे को घुमा रहे हैं एक दूसरे में। हाई पॉसिबिलिटी है जिस वजह से अकाउंट में पैसा ही नहीं आ रहा है और कागज में गिर रहे हैं कि पैसा आ रहा है। उसके बाद आगे ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने अकाउंट से, 1,500 करोड़ का किया, 500 करोड़ का किया, 300 करोड़ का किया, पैसा कहाँ से आ रहा है? फाइनेंसिंग से। क्या कर रहे हैं? फाइनेंसिंग में शेयर बेच रहे हैं 660 करोड़ का, 1314 करोड़ का लोन उठा रहे हैं, यहाँ से पैसा आ रहा है, इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। और अगर आप इस चीज़ को डिक्सन का देख लेंगे तो ये प्योर प्रॉफिट है, प्योर कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है, लगभग 60% से ज़्यादा ही है। इवन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से कोई बहुत ज़्यादा, साइज ऑफ कंपनी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ, इवन रेवेन्यू भी उससे ज़्यादा ही है, तो 3 टाइम्स का ज़्यादा है, 4 टाइम्स का, तो उसमें भी ये उसके मुकाबले में कोई बहुत ज़्यादा कैश नहीं उठा रही है फाइनेंसिंग से, जितना केन्स उठा रही है, वो भी शेयर बेच कर। तो ये खतरे की घंटी है, बहुत ज़्यादा ही खतरे की घंटी है। इसका डेप्टर डेज 1 दिन का है, 1 दिन में पैसा को घुमाती है, क्योंकि इनका मार्जिन बहुत कम होता है, इनफैक्ट 1-2% में ही काम करते होंगे। अगर आप किसी चीज़ को असेंबल कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो उसका क्या ही मार्जिन होगा। तो 1% में घुमाया और भेज दिया, तो -5 दिन पैसा पहले दो तभी घुमाएंगे, या जैसे भी करके इन्होंने इस डेप्टर डेज को मेंटेन किया है, मेंटेन कर रखा है। -6 दिन में इनका कैश घूम जाता है, पहले 1 दिन का था, ये 17 हुआ, उस दिन खतरे की घंटी चालू हो जाएगी, 17 से जिस दिन ज़्यादा गया तो इसका इतना ही रहेगा। बल्कि केन्स का कैश कन्वर्जन साइकिल अभी -7 डेज का हुआ, और इसका बिजनेस थोड़ा अलग है, मगर बिजनेस टू बिजनेस नहीं कंपेयर करके नॉर्मली ही हम कंपेयर करें तो ज़्यादा है, एक कोई खतरे की घंटी नहीं है, मगर ज़्यादा है, अच्छी बात नहीं। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो 45,000 थे, 3,66,000, फॉल में इवन बढ़ता है और लोग घुसते हैं, लोग हैं भाई, तो 7 टाइम्स से ज़्यादा हो चुका है, 8 टाइम्स से ज़्यादा हो चुका है, इनफैक्ट लगभग 7-8 टाइम्स। डिक्सन में लगभग सेम ही है, 1.3 टाइम्स भी नहीं बढ़ा है। तो फिर फंडामेंटल किसके बेहतर है? आंसर है डिक्सन के बेहतर है। डिक्सन लीडर है, नेता है, अरे नेता के पीछे चलने वाला ठेकेदार है अगर आप नेते में कंपेयर करेंगे तो, अगर ये वो भी नहीं है, ये मतलब उसका जैसे इन्फोसिस है, विप्रो है,
और सत्यम है, वैसे ही डिक्सन है और कुछ है और ये सत्यम है। बुल मार्केट में फ्री का रेवड़ी खाने आया है जो बढ़ रहा है, उतना कोई ग्रेट बिजनेस नहीं है। कैश फ्लो से पता चल रहा है, आरओई से पता चल रहा है, बस कागज में ग्रोथ करके उससे अगर इनको कैश ना मिले तब भी शेयर बेच बेच कर ग्रो करके ये अपना शेयर बढ़ा रही है, बेच रही है, सैलरी ले रही है, मज़े कर रही है और भी बड़े बड़े बातें कर रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। हो सकता है फिर ऐसे हम करने में भी आ जाएं और सुधर जाएं और इनका कैश फ्लो आने लगे और ये कंपनी बहुत ज़्यादा ना गिरे, हो सकता है। मगर डिक्सन बिगड़ जाए ऐसा तो नहीं ही हो सकता, बहुत ही मुश्किल है। तो जब एक सुधरा हुआ व्यक्ति और एक बिगड़ा हुआ एक सुधरा हुआ कंपनी और एक बिगड़ा हुआ कंपनी और एक चीपर वैल्यूएशन में है 20% के, तो क्यों केन्स में जाना? सिर्फ इसलिए कि वो आपको इमोशनली फोमो से मैनिपुलेट कर पा रहे हैं ये न्यूज़ निकाल कर कि हम ऑप्टो चिप्स का इसका और उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाले हैं, उसमें भी 1% का मार्जिन है। अगर आप किसी को चिप टेस्ट कर कर देंगे तो आपको कितना ही मार्जिन देगा। एक सेम ही है, लेवल ऑफ बिजनेस कोई अंतर तो नहीं है। तो सेमीकंडक्टर जोड़ देने से, जैसे आईटी जोड़ देने से 2000 के पहले चल जाता था, वैसा ही वाला हरकत है ये और अच्छी बात नहीं है। इनफैक्ट डिक्सन में एक छींटा भी नहीं लगा है, ये एकदम सफ़ेद कपड़ा पहन कर घूम रहा है और इसके कपड़ा काला होने के बावजूद गंदा हो चुका है। एकदम कीचड़ उछाल दिए गए हैं इसके ऊपर दो फर्म्स के द्वारा उन्हीं ने ही गिरवाया है। फर्म्स ऐसा करती हैं ताकि वो नीचे में ले सकें, मगर मेरे को नहीं लगता कि ऐसा हुआ है, सही में गड़बड़ी है। इसमें DIIs का नंबर भी घट गया है, उसके बावजूद 16% हो गया है। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है मगर घट गया है। अब फंडामेंटल में अगर आप आए तो ये पहले डिक्सन का देख लेते हैं। मल्टी ईयर ब्रेकडाउन हुआ है, हेड एंड शोल्डर, यहाँ से प्राइस चला, एक लो बनाया, लो को काट नहीं पाया, फिर लो हाई को काटने का कोशिश किया, एक हफ्ते नहीं टिका, वहाँ पे महीने नहीं टिका, ढंग से गिर गया। गिरा तो ऐसा गिरा कि प्रीवियस लो को भी काट दिया, इस लो को भी काट दिया, इस लो को भी काट दिया। अब कौन सा सपोर्ट बचता है? सीधा सपोर्ट आता है यहाँ का और यहाँ यहीं तक का आता है लगभग। तो कितना गिर सकता है टेक्निकल बेसिस में? यहाँ से 50% और हालांकि नहीं गिरेगा क्योंकि एक अच्छा कंपनी है, जितना भी गिरे मार्केट के गिरावट के ऊपर है, मगर टेक्निकल बेसिस में अभी फ्री फॉल में है। और मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी और कंपनी हुई करती थी वारी, जो इससे कई गुना ज़्यादा ग्रोथ करती है। उसका पी 230 था और 230 से आज वो 23 के पी में है। तो ये अभी भी 50 का पी लेकर चल रही है, आपको दिखा दूँ 23 का पी, यानी मार्केट अच्छा नहीं और जो टेक्निकल दिखा रहा है, बख्शा नहीं और टेक्निकल दिखा रहा है, 6000 भी पॉसिबल है, पॉसिबल ही है, हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा। केन्स इसमें भी सेम पैटर्न, डब्ल्यू वाला ब्रेकडाउन नहीं सस्टेन कर पाया अपने हाई को, और ये अभी शुरुआत है वाले कहानी चल रहा है। इसमें भी जो नेक्स्ट सपोर्ट दिखता है वो यहाँ तक का दिखता है। ये तो 60 के पी में है इनफैक्ट, तो इसके लिए सपोर्ट भी ज़्यादा ही हो जाएगा, ये सपोर्ट बनेगा। हाँ, 30% और डाउन होने के बावजूद भी एक्सपेंसिव रहेगा ये कंपनी। इनफैक्ट एनवीडिया का पी 45 का है, जो बुल मार्केट का प्रोमिनेंट लीडर है, जो ऑल टाइम हाई में चल रहा है, जिसका बुल मार्केट फ्रेंजी अभी ख़त्म नहीं हुआ, जो अभी भी 100% से ज़्यादा में ग्रो कर रहा है। और ये तो असेंबली करने की बात करती है ना, बनाती है, उसके बावजूद उसका वैल्यूएशन इससे कम है। तो मतलब यहाँ पे अगर आप 60% डाउन है केन्स में और बेच कर एनवीडिया ले देते हैं, पी यहाँ पे दिख रहा है, तो भी आप फायदे में रहेंगे, और कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। मतलब अभी भी कितना महंगा है इसका अंदाजा आपको इस बात से लग गया।
बहुत ही ज़्यादा महंगा है। इंडियन मार्केट भी बहुत ही ज़्यादा महंगा है। 23 के पी में, 22 के पी में कहीं भी जा सकता है। 200 का पी देख लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि 200 का पी हमेशा चलेगा। आ गया तो आ गया, वो पागलपन था। एक्चुअल पी 30-40 था इस कंपनी का, 40-50 था एट मैक्स, मगर 40-50 भी नहीं था, 30-40 था, अज्यूमिंग द आरओई और जो शेयर बेच बेच कर एक ग्रोथ कर रही है। ऐसी एक कंपनी और थी सन 2002 के बाद, जो 2003 से 2007 का बुल मार्केट चला था, इसके बाद 2008 का क्रैश आया था। वो कंपनी भी ऐसी ग्रोथ करती थी, कमाई धमाई था नहीं, शेयर बेच बेच कर लोन उठा उठा कर ग्रोथ कर रही थी। नाम था पेंटालून और बिग बाजार, ख़त्म हो गई। वो तो जेन्युइन कंपनी थी, फिर भी ये भी है मगर वो बैक एंड में नहीं है, तो ये वो भी बैक एंड में नहीं था। मैं जिस हिसाब से इनका हालत है, मैं करूँगा नहीं ऐसा, मगर अगर मेरे को शॉर्ट करना होता, मैं शॉर्ट करने वाला व्यक्ति होता, मार्केट में ट्रेडर होता, तो मैं केन्स को शॉर्ट कर रहा होता, डिक्सन को नहीं करता, सेल कर रहा होता। शॉर्ट नहीं करता, सेल करता हेज करके, क्योंकि डिक्सन यहाँ से 2 साल रुक सकता है क्योंकि वो अच्छा है। केन्स हो सकता है रुक जाए, मार्केट बग्स दे, मगर गिर भी सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो वही शॉर्ट कर रहा होता और उसको सेल कर रहा होता, क्योंकि सेल में अगर रुका भी तो भी पैसा मिल जाता है आपको। और मैं उदाहरण बता दूं, बुल मार्केट में, चलते बुल मार्केट में जब भी ऐसा होता है, 2020 में आईटी, 2020 के बाद आईटी सेक्टर चला था या फार्मा चला था। फार्मा ने उसके बाद उतना कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, हाई को काटा है मगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया। फिर आईटी चला, आईटी ने हाई को अभी तक काटा नहीं है। टाटा मोटर्स चला, एक और उदाहरण, बुल रन का लीडर, हर किसी के पोर्टफोलियो में था रिटेलर के। मैं मोमोज खा रहा था एक दुकान में और एक व्यक्ति आकर बात करता है, तो मैंने भी बात किया, पता चला वो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो बोलता है मैंने टाटा मोटर्स का शेयर लेकर रखा है, जहाँ से बहुत ऊपर जाएगा, तब करीबन 680 का भाव रहा होगा, उसके बाद गया अभी 30-40%, फिर गिरा, अभी तक हाई क्रॉस नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने स्प्लिट कर दिया तो बच गया बेचारा, अगर नहीं गया होता तो क्या होता वहीं रहता 2 साल से, 1.5 साल से, 3 साल से, जितने से भी है। तो ये सेम कहानी इनके साथ भी है। मार्केट गिर रहा है, शेयर गिर रहा है, तो इनको, लोगों को लग रहा है कि 50 के पी में, 60 के पी में भी सस्ता है। कुछ सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है। मार्केट कैप टू सेल्स में देखेंगे 7 टाइम्स, अब 1.3 टाइम्स। डिक्सन तो बहुत ही सस्ता है, कतई ही सस्ता है मार्केट कैप टू सेल्स में। इसका मतलब क्या, रुक सकता है, मगर केन्स अभी भी 7 के मार्केट कैप टू सेल्स में है, बहुत ही महंगा है। 3 होता है यूजुअल रेंज, ज़्यादा ग्रो कर रही है, मार्जिन कम है, तो ये नंबर बदल सकता है, मगर कंज्यूमिंग की इसका आरओई ज़्यादा है बहुत ही सस्ता है। दोनों के लिए प्राइस टू सेल्स टू मार्केट कैप नहीं देखा जा सकता, मगर मैं आरओई ज़्यादा है मान कर देख लूँ भी तो डिक्सन विनर है। फिर भी विनर नहीं है, फिर भी यहाँ भटका नहीं जा सकता। मैं होता तो पहली बात तो 200 के पी में लेता नहीं, और अभी भी 60 का पी महंगा है, बेच दिया होता। अब इनफैक्ट जब ब्रेक डाउन हो तो फिर तो और भी बड़ी बात है। और अगर मेरे को इस कंपनी को लेना होगा तब तो मैं तभी लूँगा जब ये एक नो ब्रेनर बन जाए। ये नो ब्रेनर नो ब्रेनर, वो जो टॉप 4% की कंपनीज होती हैं उस पर भी नहीं, उससे एक स्टेप और नीचे कब आप पाएंगे आपको मालूम है, जब इसका प्राइस 2000 तक गिर जाए। 18,000 है, बहुत ही महंगा है। ये तो 2000 कहीं भी चला जाए, 1000 भी आ जाए, मैं नहीं लूँगा। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के स्टाइल में बात, शी those two companies all are very bad, but among the baddest of the baddest is Keynes. Avoid Keynes. Keynes will
not only go to hell but also drag you to hell. Thanks. उतना अच्छा एक्सेंट नहीं मार पाया डोनाल्ड ट्रंप का, मगर ठीक है, मार ही नहीं पाया, मगर ठीक है। अब ऐसे में आप 48 के पी में ही 60% ग्रो करने वाली कंपनियों को छोड़ें। और भी मार्केट में बहुत कंपनीज हैं, सोलार कंपनीज ही अभी 13 के पी में आ चुकी हैं और 100% ग्रो कर रही हैं, उनको चेकआउट करें, चैनल पे वीडियो है। और थैंक यू। इधर से भी जा सकते हैं।